नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं प्रिंस मिश्रा एक बार फिर आपके बीच। आज का मेरा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स, पार्ट 1। इसमें हम थ्योरी पोर्शन को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्यक्तियों के कुल आय की गणना, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति की कुल आय की गणना करते समय हमें 5 शीर्षक से जो आय उसने कमाया है, मकान वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यापार एवं पैसे से आय, पूंजी लाभ से आय और अन्य साधनों से आय। इसका मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इन पांचों सोर्स से जो उसने इनकम कमाया है, उस इनकम को हम पहले क्या करते हैं, टोटल करते हैं। फिर उसके बाद यदि एक से अधिक बिजनेस है तो उस बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट या लॉस को आपस में हम क्लबिंग करते हैं। फिर जो फाइनल ग्रॉस टोटल इनकम आता है, उस ग्रॉस टोटल इनकम में हम सेक्शन 80 सीसीसी से लेकर 80 यू तक की छूट देते हैं। उसके बाद जो होता है वो हमारा होता है टैक्सेबल इनकम। तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए हमको। सबसे पहले देखिए, ये लिखा है व्यक्तियों के कर निर्धारण के संबंध में आय का विवरण तैयार करते समय सर्वप्रथम ग्रॉस टोटल इनकम से 80C से 80U तक की छूट घटाकर हम टोटल इनकम फाइंड आउट करते हैं। टोटल इनकम किसे बोलते हैं? टोटल इनकम किसको बोलेंगे? टोटल इनकम मीन्स जो मैंने भी बताया, सैलरी से इनकम, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम, कैपिटल गेन से इनकम और अदर सोर्स से इनकम। ये 5 सोर्स से जो इनकम होते हैं उसको पहले हम टोटल करते हैं। इसके बाद यदि कोई लॉस है तो उसको हम सेटल करते हैं, क्लबिंग ऑफ लॉसेस फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। उसके बाद कुछ स्थिति में अन्य व्यक्तियों की आय करदाता की आय में शामिल की जाती है। यदि मान लीजिए हमने कोई बच्चे को गिफ्ट दिया है, ऐसी स्थिति में नियम है कि माता पिता का आय जिसका ज़्यादा होता है उसके इनकम में उस दिए हुए बच्चे के आय को जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से सकल कुल आय ग्रॉस टोटल इनकम में से हम 80C से 80U तक के सभी छूट को माइनस करते हैं। जैसे 80C में जीवन बीमा, प्रोविडेंट फंड, उसके बाद बहुत सारे डोनेशन के बारे में हमने देखा है, चिकित्सा बीमा, मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में हमने देखा है, पीपीएफ देखा, सुकन्या समृद्धि, इस प्रकार से एनपीएस का छूट देखा है। अब वेरियस सेट्स में इन छूटों को हम प्रदान करते हैं। उसके बाद जो टोटल अमाउंट आता है टैक्सेबल इनकम, उसे हम राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट टू 10, और उसके बाद ऐसे कुल आय को कर योग्य आय पर निर्धारित दरों से गणना की जाती है। जैसे इसको मैं एक सिंपल टेबल के रूप में आपके सामने रख रहा हूँ। वेतन से आय में जैसे हमने सभी कैश जो सैलरी है, डियरेंस अलाउंस है, अदर कैश में जो भी इन टर्म्स ऑफ सैलरी मिला है सबको हमने ले लिया है। साथ ही वो फैसिलिटीज़ के वैल्यूएशन को भी हमने लिया है, जिस पर एक एम्प्लॉय को खर्च करना चाहिए उसके मालिक ने खर्च किया है। ग्रेजुएटी अगर टैक्स पेबल रेंज से ज़्यादा मिला है, कंपनसेशन मिला है, तो वो सब को हम यहाँ जोड़कर ग्रॉस सैलरी प्राप्त करते हैं। उस ग्रॉस सैलरी में से प्रोफेशनल टैक्स अगर दिया है तो घटाते हैं। प्रेजेंट सिनारियो में हम एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर है वो घटता है। उसके बाद प्रेजेंट सिनारियो में हम एसडी काटते हैं 50,000 रुपये तक। इस प्रकार से हमको टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी प्राप्त होता है। उसी प्रकार हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हमने पढ़ा है। हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हम फाइंड आउट करते हैं। एक से अधिक मकान है तो आपस में उसको हम रीसफल्ड करते हैं, प्रॉफिट लॉस को जोड़ प्लस माइनस करके सेटल करते हैं। फिर जो फाइनल हाउस प्रॉपर्टी का इनकम होता है उसको हम कंसीडर करते हैं। आपको रिकॉल करने के लिए इसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि जो एनुअल रेंट वैल्यू है वो, या फिर फेयर वैल्यू है, इन चीज़ों में जो हाईएस्ट होता है, जैसा हमने रूल में पढ़ा है, फेयर वैल्यू, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, उसके बाद है म्युनिसिपल वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू। तीनों में जो ज़्यादा होता है उसको हम यहाँ लेते हैं। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स को यहाँ माइनस करते हैं। इस प्रकार से जो आता है वो हमारा एनुअल वैल्यू होता है। उस एनुअल वैल्यू में हम 30% एचडी प्रोवाइड करते हैं
और अगर मकान के लिए हमने मकान के लिए लोन लिया है तो उसके इंटरेस्ट की भी छूट यहाँ हम काउंट करते हैं। स्वयं के रहने का मकान है तो इंटरेस्ट 30,000 तक का रिबेट मिलता है। और यदि हमने मकान 1 अप्रैल 99 के पहले था तो 30,000 तक का छूट मिलता था। 1 अप्रैल 99 के बाद का है तो 2 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। स्वयं के मकान के सुधार हेतु ऋण पर ब्याज की रकम 30,000 रुपये तक या जो हमने खर्च किया है जो दोनों में कम हो उसकी छूट मिलती है। उसी प्रकार ब्याज के बारे में अधिकतम सीमा है ये 2 लाख रुपये है। 1 अप्रैल 1999 के पहले अगर 99 के पहले अगर लोन लिया गया उस पर ब्याज है तो मैक्सिमम लिमिट 30,000 बताया गया है। इसके बाद अगला सोर्स ऑफ इनकम जो होता है वो हमारा होता है बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन का उसी प्रकार से रूटीन हम इनकम को लेते हैं। नेट प्रॉफिट ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, हमने बिजनेस से रिलेटेड नहीं और हमने माइनस कर दिया उसको वापस जोड़ देते हैं। ऐसे इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड हम लेना भूल गए उसको वापस जोड़ देते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और हमने बिजनेस से रिलेटेड है और हमने माइनस नहीं किया उसको माइनस कर देते हैं। उसी प्रकार ऐसे इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और हमने उसको पहले ले लिया है उसे भी हम घटा देते हैं। इस प्रकार फाइनली हम उस इनकम को ही केवल कंसीडर करते हैं जो व्यापार अथवा पैसे से आय के रूप में या बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड इनकम होता है। नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम होता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कैजुअली 2 प्रकार का होता है, एक को अल्पकालीन बोलते हैं और एक को दीर्घकालीन बोलते हैं। ये अल्पकालीन पूंजी लाभ से तात्पर्य है यदि एक प्रतिभूति या अंश एक व्यक्ति के पास 12 माह एवं अन्य संपत्ति की स्थिति में 36 माह है, अंश प्रतिभूति की स्थिति में 12 माह है और अन्य की स्थिति में 36 माह है तो उसे अल्पकालीन, और अगर अंश एवं प्रतिभूति 12 माह से ज़्यादा और ये 36 माह से ज़्यादा के लिए है तो दीर्घकालीन पूंजी लाभ के रूप में आय की गणना की जाती है। चौथे क्रम में प्राप्त आय को इस श्रेणी में डाला जाता है। उसी प्रकार जो ऊपर के 4 स्रोत वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, उसके बाद हमारा बिजनेस एंड प्रोफेशन से बच जाता है, कैपिटल गेन से बच जाता है, तो अंत में जो बचे हुए जो आय जिसको हमने किसी भी शीर्षक में कर योग्य नहीं किया है वह अन्य साधनों से आय की श्रेणी में आता है। जैसे विदेशी कृषि भूमि से या भारत स्थित गैर कृषि भूमि से आय होता हो, हमने किसी को लीज पे अपनी ज़मीन को यूज़ करने के लिए दिया हो, प्रतिभूतियों का ब्याज शुद्ध दिया हो तो सकल बनाकर लेंगे। ब्याज सहकारी समिति का ब्याज, सहकारी लाभांश उसको लेंगे। वर्तमान में लाभांश कर मुक्त है भारतीय कंपनी का, लेकिन इसको हम लेंगे 2500 ज़्यादा है तो लॉटरी ताश आदि आकस्मिक आय है उसको भी यहाँ पूर्णतः शामिल किया जाता है। रॉयल्टी है, डायरेक्टर्स फीस है, रेम्युनरेशन है, वो सब को हम यहाँ पर शामिल करते हुए अन्य साधनों से आय प्राप्त करते हैं। जब इन 5 शीर्षक के आय को हम जोड़ देते हैं तो यह हमारा सकल कुल आय ग्रॉस टोटल इनकम के रूप में जाना जाता है। इस ग्रॉस टोटल इनकम में से हम सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की छूट क्रमशः प्रदान करते हैं, जिसकी सीमा कभी भी 80C से 80CC की छूट और 80CCD को शामिल करते हुए यह लिमिट कभी भी 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसके अंतर्गत हम जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान, सुकन्या समृद्धि भुगतान, PPF जो हम पेमेंट करते हैं, घर बनाने के लिए जो हमने लोन लिया तो उसके लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट का इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं वह सबको इस श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। 80CCD इसमें नियोक्ता द्वारा किए गए अंशदान को शामिल किया जाता है। चिकित्सा बीमा प्रीमियम, यह चिकित्सा बीमा प्रीमियम अपने ऊपर चिकित्सा बीमा प्रीमियम 25,000 की सीमा तक के छूट स्वयं एवं परिवार के लिए लिया गया है तो 25,000 रुपये तक के छूट प्राप्त होता है। माता पिता के लिए होने पर भी 25,000, अन्य सदस्यों की दशा में मतलब अन्य प्रकार के प्रीमियम खर्च करने पर भी 5,000 अतिरिक्त छूट की पात्रता होती है। वर्तमान में इसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए परिवर्तित किया गया है। ठीक उसी प्रकार 80G का छूट 2 प्रकार से मूल रकम पर 100% प्रसाद 50% कटौती के रूप में प्राप्त होता है और अन्य की दशा में क्वालिफाइंग अमाउंट का 100 और 50% के रूप में प्राप्त होता है। सभी चीज़ों की चर्चा मेरे द्वारा पृथक से डिडक्शन चैप्टर में की गई है। उसके बाद इसी प्रकार से हम सभी खर्चों को क्रम से घटा देते हैं। 80U फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए है, जो नॉमिनल डिसेबल्ड है उनको 75,000 और जो मोर देन 75% डिसेबल हैं उनको 1,25,000 की छूट दी जाती है।
इस प्रकार से सभी छूटों को घटाने के बाद ये टोटल इनकम प्राप्त होती है और इस टोटल इनकम पर एक व्यक्ति टैक्स देने के लिए बाध्य होता है। भारत में स्थित कृषि भूमि से आय, साझेदारी फर्म से लाभ में हिस्सा, हिंदू विभाजित परिवार की आय, पोस्ट ऑफिस बचत खाते का ब्याज, घरेलू कंपनी से लाभांश, यूनिटों से कर मुक्त आय सकल कुल आय में शामिल नहीं किया जाता है। थैंक यू।